तो सुनिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीख रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में जहां तक मुझे ध्यान आता है, मैंने सारी की सारी प्रिपरेशंस आपको बता दी थी, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल मेथड, है ना। इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोगों ने लेंस प्रोसेस करी हुई है, बॉश प्रोसेस करी हुई है, यूनो प्रोसेस बताई हुई है, फिर इसके बाद जो है कि किस प्रकार से कोल गैसिफिकेशन या हाइड्रोकार्बन से हम लोग बनाने वाले हैं, है ना। ये सारी की सारी बातें हम लोग वहां पर कर चुके हैं। ठीक, अब आज हमें डिस्कस करना यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, और प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बाद हाइड्राइड, और हाइड्राइड के तुरंत बाद में स्टार्ट कर रहा हूं वाटर। ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन जो है, हम इसमें बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारी इनऑर्गेनिक बाकी है। अभी टर्म 1 में तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन पढ़ना है। जब टर्म 2 में आप लोग पहुंचेंगे तो टर्म 2 में एस ब्लॉक आपको पढ़ना है, एस ब्लॉक के साथ साथ 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, और फिर 11th से 12th में जो लोग पहुंच जाएंगे वहां पर उनको 15, 16, 17, 18 ये सब कुछ पढ़ना है। तो आप ऑलरेडी ढेर सारी प्रॉपर्टीज वहां पर पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन की। इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। आप कहो अभी हम सीख लें H2 + Cl2 gives 2HCl, या N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। तो ये सब यूजलेस चीजें, तो हम 1 मिनट भी इसमें खराब नहीं करेंगे किसी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे, जैसे कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, लाइटेस्ट नोन गैस है ना, लाइटेस्ट नोन गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल इन नेचर, ये अपन पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं, बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है, हाईली इनफ्लेमेबल नेचर की होती है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, ठीक, मतलब न्यूट्रल गैस होती है ना, लिटमस से कोई भी रिएक्शन नहीं करती, एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो नहीं करती है। ये हो जाएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। बाकी आर्थो पैरा हाइड्रोजन, या फिर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, या हेवी हाइड्रोजन, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक, एटॉमिक, नेसेंट, मॉलिक्यूलर, ये सब हो चुका है पिछली क्लासेस के अंदर, सब कंप्लीट है। तो चलिए, आप ये अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ सुनते चलना है। हम नेक्स्ट जो यहाँ पे पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी तो मैं भी लिखवा दूंगा, इसके बाद जो पोर्शन हमें डिस्कस करना है दैट इज हाइड्राइड। हाइड्राइड डिस्कस करना है। ठीक, अब देखिए, हाइड्राइड के अंदर कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। क्या छोटी छोटी सी बातें हैं? सुनो। सबसे पहले तो जैसे हमारे पास कहीं पे एक नाम आता है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का मीनिंग क्या होगा? ऑक्साइड का मीनिंग होगा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट और जुड़ा हुआ हो, बस 2 एलिमेंट जुड़ करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम ऑक्साइड कहते देते हैं। ठीक है ना। हैलाइड, हैलाइड का मीनिंग होता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। ठीक, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये जुड़ करके क्या करें, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लें, उनको हम हैलाइड कहा करते हैं। तो ऐसी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। अब यहां एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना, जिससे बार बार रिपीट ना करना पड़े किसी भी टीचर को। एक्चुअली ये जो आइड सफिक्स लग रहा है, ये जो आइड सफिक्स लगता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, ये आइड सफिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम में लगता है। आइड किसके नाम में लगता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे आपने कहा NaCl, NaCl, तो NaCl जब आप कहते हैं तो NaCl का नाम क्या बोलते हैं? क्लोरोसोडियाइड। क्लोरोसोडियाइड तो नहीं बोलते, नहीं ना, NaCl का नाम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब जरा भावनाओं को समझना, सोडियम क्लोराइड, आइड लगाए नहीं लगाए आइड, ठीक। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, लगाया आइड, ठीक। तो जब NaCl की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था वहां पे? Cl, इसलिए उसके नाम में आइड लगा हुआ है। जब CaO की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ऑक्सीजन, इसलिए उसके नाम में आइड लगा हुआ है। क्लियर है बात?
तो हाइड्राइड के साथ क्या होता है कि हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा तभी उसके नाम में हमें क्या लगाना चाहिए, आइड लगाना चाहिए। तो हाइड्राइड का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो फर्स्ट यहां पर आते हैं आयोनिक हाइड्राइड, और आयोनिक हाइड्राइड को ही हम कहा करते हैं सलाइन हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड को ही आप क्या कहने वाले हैं, सलाइन हाइड्राइड कहने वाले हैं, ठीक। तो एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोला मैंने, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल मींस फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, ठीक। इसके जो मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, आयोनिक या सलाइन हाइड्राइड्स कहलाते हैं। और इन सभी कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इन सब में हाइड्रोजन कितना बताएगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक। बेरिलियम और मैग्नीशियम जरूर सेकेंड ग्रुप में हैं लेकिन ये आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ऐसा जहां हट करके कोई बात होती है मतलब समझ जाना वो एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम यहां पर ये आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, जबकि वो मेंबर हैं सेकेंड ग्रुप के, फिर भी आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट हो गया। दूसरी बात, ये जो आयोनिक हाइड्राइड बने हुए हैं तो अब प्रॉपर्टीज की आप बात करोगे तो यदि आपने केमिकल बॉन्डिंग यूनिट पढ़ी हुई है तो केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड जो जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो सब ये शो करेंगे ही, क्योंकि इनका नाम ही है ना आयोनिक हाइड्राइड, तो ये आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे किसकी, आयोनिक कंपाउंड्स की। क्लियर। अब सुनिए और ध्यान से सुनिए, यदि इसका हमने करवा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, सुनते चलना ध्यान से और मुझे ही बोलने देना, यदि आपने करा दिया इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का तरीका यह होता है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है सबसे पहले उस कंपाउंड को इस प्रकार से आप प्लस माइनस में डिसोसिएट कर लीजिए, कोई भी कंपाउंड, और फिर आप माइनस में से इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और प्लस को वो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ठीक है। सारी इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, अभी तो 11th में तो चलो कम है, 12th में आपको कम से कम 50 इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़नी है, तो 50 पूरी याद थोड़ी ना करता है कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, है ना, बाकी को तो फिर कुछ है ही नहीं, तो वो सिर्फ एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि भाई कोई भी कंपाउंड हमको दिया हो उस कंपाउंड को उठा के हम प्लस माइनस में तोड़ देंगे, जैसे ये तोड़ दिया प्लस माइनस में, ठीक। अब इस माइनस से हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये ले लिया माइनस से इलेक्ट्रॉन, ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन उठा करके हम प्लस को दे देंगे, ये दे दिया हमने प्लस को वो इलेक्ट्रॉन, बात खत्म हो गई, ठीक। हाँ, ये एक बात है कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो बैलेंसिंग एलेंसिंग हम बाद में करते रहेंगे, ठीक। कि यहाँ पे ये H अकेला दिख रहा है, ये H2 होना चाहिए, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी, वो कोई बात नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। और अब इतनी केमिस्ट्री हमें आने लगी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पे और रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पे। तो फिर वही बात कहूंगा कि जब हम पिछली क्लास में थे और हम हैलोजन और एल्कली मेटल के बीच में हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के बीच में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय भी ये पॉइंट आया था कि हाइड्रोजन एनोड और कैथोड दोनों पे रिलीज हो सकता है, ठीक। तो जो भी बच्चे पिछली क्लास में थे यदि वो अपनी कॉपी को देखते हैं तो उसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आपको दिखेगा, और वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज हो रही थी, जबकि ये जो हो रहा है इसमें हाइड्रोजन एनोड पे रिलीज हो रही है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और एक और बात बताता हूं, ये जो हाइड्राइड होते हैं ये जबरदस्त तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करते हैं,
तेजी से डिसोसिएट होते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। यदि आपने इनको पानी के अंदर डाला, यदि इन हाइड्राइड को आपने वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर के अंदर डाल के भी ये तेजी से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। और फिर वही कहानी आएगी कि ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट एंड द रिलीज्ड हाइड्रोजन कैन कैचेस फायर। आ रही है बात, याद आ रही है? थे उस दिन क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि सोडियम पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और रिलीज्ड हाइड्रोजन क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। ठीक, तो हमने उस रिएक्शन को स्लो किया था। रिएक्शन को स्लो करने के लिए हमने अमलगम बनाया था। क्या बनाया था? अमलगम एंड मरकरी के साथ अलॉय। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं। अब जो आप नेक्स्ट टेस्ट देने वाले हैं और अब देने ही वाले हैं ना, एक एक के घर फोन लगा के बोलूंगा बेटा टेस्ट में एब्सेंट, प्रिंट करवा दूंगा, इधर दीवारों पे लिखवा दूंगा किस किस ने टेस्ट नहीं दिया है ना। तो अगला जो टेस्ट होने वाला है वो हाइड्रोजन में होने वाला है, 45 क्वेश्चंस। ठीक, तो हाइड्रोजन मतलब पूरी हाइड्रोजन यूनिट के अंदर, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। चलिए, तो ये हो गया आयोनिक हाइड्राइड। सेकंड इज मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड जो हम टर्म यहां पर यूज कर रहे हैं, मेटेलिक हाइड्राइड टर्म यूज कर रहे हैं एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल के हाइड्राइड्स के लिए। किसके लिए? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक। ठीक, तो डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, ये डी ब्लॉक की मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच में यदि कोई कंपाउंड बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहा करते हैं? मेटेलिक हाइड्राइड्स कहा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, इन्हीं को जो है आप इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं। क्या टर्म बोली मैंने? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब इस इंटरस्टिशियल टर्म का मीनिंग समझिए। इंटरस्टिशियल का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली कोई भी सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? क्रिस्टल एंड एमॉर्फस, है ना। सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टल एंड एमॉर्फस। तो जब सॉलिड का, किसी भी सॉलिड का डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर होता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है यदि, तो हम उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो मेटल्स जो होती हैं, जितनी भी मेटल आपके नॉलेज में हैं, सब मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होती, मतलब उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ठीक, अब डेफिनेट ज्योमेट्री उनकी है, ऐसी है। ठीक, ये सब क्या है? ये गोल गोल क्या है? ये मेटल एटम है। ये गोल गोल जो आपने बनाए हुए हैं, ये सब कौन है? मेटल एटम्स हैं। ठीक, और इनके बीच में ये जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है, वेरी गुड, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक, इस बीच की वैकेंट स्पेस को कभी भी कितना ही हार्ड मेटल क्यों ना हो, कितना ही हार्ड सॉलिड क्यों ना हो, उसमें 100% पोर्शन में ऑक्यूपाई नहीं होते कंपोनेंट, ध्यान रखना। ठीक, हमेशा मैक्सिमम जो ऑक्यूपाइड होते हैं वो 74% होते हैं, मतलब 26% पार्ट खाली पड़ा ही रहता है। समझ रहे हैं बात को? तो बीच बीच में ये जो खाली पड़ा हुआ पोर्शन होता है, इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर के क्या होती है? हाइड्रोजन गैस घुस जाया करती है। समझ रहे हैं बात को? ठीक, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन गैस घुस जाया करती है। ठीक, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। आ रही है बात समझ में? इनकी जो डेंसिटी होती है ना, यहां पे यदि आप डेंसिटी की बात करते हैं तो यहां पे डेंसिटी सेम रहती है, जैसे मेटल की डेंसिटी और मेटल हाइड्राइड की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, जब हाइड्रोजन बीच में जाके घुसती है तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और थोड़ा सा वॉल्यूम यदि इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, वहां पर डिक्रीज हो जाती है। ये सब मैं पॉइंट लिखवाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये है मेटेलिक हाइड्राइड। अब इसके क्वेश्चन सुनो क्या क्या पूछे जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है ना, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो इन कंपाउंड्स को बनाया करती हैं, ठीक। अब डी ब्लॉक जो है डी ब्लॉक जो होता है, हमको मालूम होना चाहिए कि यहां से यहां तक होता है, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप। मालूम है ये बात, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। कितने ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18, ठीक। उन 18 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स जो हैं, 2 ग्रुप जो हैं इनिशियल 1 और 2, वो होते हैं एस ब्लॉक के, ठीक। 6 ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं पी ब्लॉक के, ठीक, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 6 ग्रुप जो होते हैं वो पी ब्लॉक के होते हैं। 2 ग्रुप जो होते हैं इसके अंदर वो कुछ के होते हैं, एस ब्लॉक के होते हैं। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आपने नाम सुना एसपीडीएफ, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अरे तुम थोड़ा सा कम बोलो, मेरे कान गर्म हो गए, थोड़ा थोड़ा कम बोलो तुम लोग, है ना। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक। तो इसलिए कितने ग्रुप होते हैं इसमें? 10 ग्रुप्स होते हैं। अब सुनना ध्यान से, ठीक। ये जो 3, 4, 5 नंबर के ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 3, 4, 5 कौन आता है 3 ग्रुप में? पहला मेंबर कौन है थर्ड ग्रुप में? शाबाश, वेरी गुड। क्या बताया इन्होंने? स्कैंडियम। क्या बताया? स्कैंडियम, ठीक। टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है ना। ये इन ग्रुप के लगभग सारे मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं? हाइड्राइड बना लेते हैं। इन ग्रुप्स के लगभग सारे मेंबर्स हाइड्राइड बना लेते हैं, किंतु 6th ग्रुप में सिर्फ क्रोमियम बनाता है। 6th ग्रुप में सिर्फ क्रोमियम क्या करता है? हाइड्राइड बनाता है। फिर बड़ी ही मजेदार सी बात है, ध्यान से सुनिए। नहीं ना, 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 ग्रुप जो होता है, इसकी मेटल्स या इसके मेंबर्स हाइड्राइड नहीं बनाते, एंड इट इज नोन एज हाइड्राइड गैप। ये क्वेश्चन हो गया आपका, और भयंकर जम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछते हैं हाइड्राइड गैप इज, ठीक है ना। तो हाइड्राइड गैप क्या है ना। तो आपको ये अब ऐसे लिखने को तो आना नहीं है कि हाइड्राइड गैप क्या है, वो तो आपको ऑप्शन में चूज करना है। तो 7, 8 और 9 ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाया करती हैं, और उसे क्या कहा जाता है? हाइड्राइड गैप कहा जाता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब आपसे कोई मेंबर भी पूछ सकते हैं, है ना। तो मेंबर के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। वो आप ढूंढो कि क्रोमियम के बाद इन 3 ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स जाते हैं। क्लियर। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब एफ ब्लॉक की मेटल्स जो होती हैं वो भी क्या कर लेती हैं? हाइड्राइड्स बना लेती हैं। तो क्वेश्चन एफ ब्लॉक नहीं है, क्वेश्चन एफ ब्लॉक नहीं है। क्वेश्चन हमारे लिए सिर्फ डी ब्लॉक है और हाइड्राइड गैप है। समझ गए? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स बन रहे हैं। 99% बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ते ही हैं। क्या करते हैं? सब लोग वहां उलझे रहते हैं, सबको मजा आता है, और यार लेन प्रोसेस याद हो गई, बॉश प्रोसेस याद हो गई, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस याद हो गया, तो उसको बड़ा अचीवमेंट समझते हैं हम कि अरे मजा आ गया, क्या याद कर लिया हमने। और पता चला टीचर ने या फिर जो बाद में एग्जाम होने वाले उनने जब क्वेश्चन पेपर सेट करा तो उठा के उनने यहां से क्वेश्चन दे दिए, है ना। तो इस पे नजर रखना है, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड जो आता है वो होता है कोवेलेंट हाइड्राइड। थर्ड कौन है यहां पर? कोवेलेंट हाइड्राइड। यहां लिख दो, ठीक, कहीं भी लिख दो, कई लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड में क्या होता है? कोवेलेंट हाइड्राइड में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। तो नेचुरल सी बात है
कि आयोनिक हाइड्राइड कौन बना रहे थे? एस ब्लॉक मेटल्स बना रहे थे। मेटेलिक जो हाइड्राइड है वो डी ब्लॉक बना रहे थे। तो थोड़ा सा रहम करो यार मेरे कान पे। हाँ, तो डी ब्लॉक वाले जो है वो मेटेलिक बना रहे थे। तो पी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं वो क्या बनाया करते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाया करते हैं। सुन रहा है ना तू? ठीक, तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाने का काम करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी? कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड की जो जो प्रॉपर्टी होती है वो इनकी प्रॉपर्टीज होती है ना। मतलब ये गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, कोई कोई जो है वो सॉलिड भी हो जाते हैं। समझ गए बात को? ठीक, तो सब प्रकार से मतलब कोवेलेंट कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज ये लोग शो करते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन है? अपन तो हर चीज में क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, है ना। सुनिए ध्यान से। यदि मैं 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करता हूं, 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करता हूं, ठीक, तो 13th ग्रुप के एलिमेंट में जो मेंबर्स मेरे पास आते हैं वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। ठीक, तो सब बना लेते हैं हाइड्राइड, है ना। लेकिन जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं अब वो मुझे बोलने दो, सुनो ध्यान से। बोरॉन और एल्यूमिनियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं, बाकी के भी, नीचे वालों के भी, लेकिन वो यूजलेस होते हैं, वो कोई काम के हाइड्राइड है नहीं। ठीक, और ये जो है ना बोरॉन का हाइड्राइड, ये 13th ग्रुप जब हम लोग पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली, तो ये भयंकर जम से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, डाइबोरेन नाम से हम लोग इसको वहां पर पढ़ेंगे। BH3 नहीं, BH3 का डाइमर, BH3 का डाइमर हो जाएगा B2S6। ठीक है, तो वो बात की बात है, जब B2S6 आएगा उसी दिन बात करेंगे। अभी से काय को डरना अपने को, है ना। तो उसमें डर लगने लगता कई लोगों को भविष्य का सोच सोच के कि अरे यार राहुल गांधी ना PM बन जाए। ठीक, जबकि जब देखेंगे, हाँ, तो यहां देखो BH3 है, AlH3 है। इन्हें यदि आप ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर क्या होने वाला है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि बोरॉन, ठीक है चलो अब मैं भी बोल के बता देता हूं, बाकी लोग मेरी आवाज में भी सुनो, कि बोरॉन के बाहर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। बोरॉन के बाहर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। और 3 हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहे हैं, तो तीनों हाइड्रोजन से उसको एक एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे बोरॉन के बाहर वो कितने हो पाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। जबकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन बना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। सेकंड, मैं सॉरी इनकी बात करता हूं। CH4 SiH4 की यदि मैं बात करता हूं तो मैं अच्छे से जानता हूं, बचपन में मुझे सिखा दिया जाता है कि कार्बन के बाहर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और 4 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, तो चारों हाइड्रोजन से उसको एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। ऑक्टेट के लिए भी 8 होना चाहिए, और यहां पे भी कितने हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स। नाम ही होता है उनका, क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाता हूं मैं थोड़ा सा। ये 13th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है। मैं थोड़ा सा आगे निकल लिया। ठीक, अमोनिया 15th ग्रुप, वाटर 16th ग्रुप, HF 17th ग्रुप या HCl 17th ग्रुप। अब सुनना, NH3 में नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन और दिया, तो 8 ही तो हुए। कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया, है कि नहीं? वाटर में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं,
HF में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इन्हें भी इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट मॉलिक्यूल कहना चाहिए ना? नहीं, इनके अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि हाँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां तो एक एक हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा, ये क्या बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और इन्हें कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भले ही ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लेकिन साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स। आ रही है बात समझ में? तो ये कहानी होती है भैया हाइड्राइड की। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। हमने एग्जैक्ट उन पॉइंट्स के बारे में ज्यादा बात की हुई है जो क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछे जा सकते हैं। फालतू की इधर उधर की बात करके कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना? जबरदस्ती में आपको 10 पॉइंट लिखवा दूं किसी भी कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड के बारे में, उससे कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चंस आने थे वो मैंने आपको बता दिए। ये अब आपका खत्म हुआ भैया हाइड्रोजन पूरा का पूरा। समझ गए बात को? ठीक है ना? तो चलिए, क्या डाउट है जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही तो बात है ना। सुनो ध्यान से, इनका जो क्वेश्चन है बाकी लोग भी सुन लीजिए। इनका ये कहना है कि जैसे NH3 की बात करें, H2O की बात करें, HF की बात करें, इन्हें हाइड्राइड नहीं माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इन्हें हाइड्राइड नहीं माना जाना चाहिए। ठीक, NH3 का नाम बताओ क्या है? अमोनिया नहीं, केमिकल नाम बताओ NH3 का क्या है? फंस गए बेटा? नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड मत तो करो। H2O का नाम बताओ, शाबाश। वाटर, पकड़ तो है सब्जेक्ट पे। ठीक, H2O का नाम क्या है? वाटर, है कि नहीं? चलो मैं बता देता हूं, इंग्लिश में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। NH3 का नाम होता है हाइड्रोजन नाइट्राइड। क्या होता है? हाइड्रोजन नाइट्राइड। मेरी वॉइस नहीं आ रही, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। तो मैं बोल ही कहाँ रहा हूं, मैं तो चुप खड़ा हुआ हूं। ठीक, अच्छा ही है, नहीं आया तुम लोगों का आवाज बहुत परेशान करता है। अब आई चलिए सुनिए जरा ध्यान से, सब बता रहा हूं भाई, इधर सुनो। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, फिर हाइड्राइड गैप का रीजन मैं बताता हूं। सुनिए यहां ध्यान से। NH3 का नाम है हाइड्रोजन नाइट्राइड, H2O का नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इन सभी में जो आइड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव में लग रहा है, तो हाइड्रोजन तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं। ठीक, यहां पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, सभी में ध्यान रखना। ठीक, लेकिन फिर भी दीज आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई कंसीडर एज हाइड्राइड। ठीक, तो ये हमें मालूम होना चाहिए पर्सनली कि ये फिर भी बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन के, इसलिए क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड कहलाते हैं। चलिए, तो अब क्लियर हो गया कंसेप्ट सभी लोगों को। खैर बाकी को तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में आई नहीं थी ये बात। चलो अपन ने ला दी दिमाग में। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप का क्या रीजन है? एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बीच में इंटरस्टिशियल गैप होते हैं, ये कैविटी टाइप्स के होते हैं। कैसे कैविटी टाइप के? जैसे कि ये दिख रहा है ढक्कन वहां से दूर से, है ना? इसके अंदर एक होल है पर्टिकुलर साइज का, और ये जो है ये जाकर के इस होल के अंदर फंस जाएगा। अब मान लीजिए ये इसकी जगह, इतने छोटे की जगह इतना बड़ा होल होता, तो ये जाके इसमें फंस पाता क्या? नहीं फंस पाता, और कभी भी इसके गिरने की संभावना रहती। बोलो हाँ। ठीक, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इंटरस्टिशियल गैप यदि ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन को ट्रैप करके नहीं रख सकें,
तो फिर वो क्या नहीं कर सकते, हाइड्राइड नहीं बना सकते। आ गई बात समझ में, ये बात होती। ठीक, अब छेड़ दिया है मुझे तो एक और क्वेश्चन सुनो। आपने 10th क्लास में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी हुई होगी, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रोजन रिएक्शन एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस क्या हैं? तो कहीं भी किसी भी रिएक्शन के अंदर हमें हाइड्रोजन का क्या कराना है, एडिशन कराना है ले जा करके, और उसके लिए हम अक्सर ध्यान देते होंगे कि आपने लिया है, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल ऑयल। सुनते चलना भाई ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को सुनिए, जो आपको मालूम है वो तो बहुत अच्छी बात है। हमने लिया वेजिटेबल ऑयल, इस वेजिटेबल ऑयल में हमने डाली हाइड्रोजन गैस और प्रेजेंस है निकिल की, ठीक। किसकी प्रेजेंस है, निकिल की प्रेजेंस है, और निकिल की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोजनेशन करवाया तो ये कन्वर्ट हो गया वेजिटेबल घी, डालडा है ना, बड़ा फेमस ब्रांड है, ठीक। डालडा में कन्वर्ट हो गया, ये हार्डनिंग हो गई, वेजिटेबल ऑयल की क्या हो गई, हार्डनिंग हो गई। अब ये सब छोड़ो, तो 10th के बच्चे बता देते हैं ना। हमारे काम की बात क्या है, हमारे काम की बात है ये, ठीक, निकिल। हमारे काम का कौन है, निकिल। निकिल क्या कर रहा है यहां पे, सुनो, निकिल का यहां पे काम है एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, एडी। दो बातें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन, ठीक। जब कोई भी सब्सटेंस सरफेस के अंदर समा जाता है, सरफेस से अंदर चला जाता है, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसको, ठीक। और जब कोई भी चीज सरफेस के ऊपर चिपकी हुई रहती है तो हम उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक। जैसे यहां पर देखिए आप, ये जो इंक है, ये इंक बोर्ड के ऊपर चिपकी हुई है, बोर्ड के अंदर तो नहीं घुस रही है, मतलब क्या हो रहा है यहां पर, एडजॉर्प्शन। तो ट्रांजिशन मेटल्स में हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने की जबरदस्त पावर होती है। ट्रांजिशन मेटल्स में हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने की भयंकर जम से पावर होती है, और सबसे अच्छा एडजॉर्प्शन कौन करता है, मैं यहां पे बता देता हूं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भैया ने, कोलाइडल पैलेडियम। सबसे अच्छा एडजॉर्बर जो है हाइड्रोजन का वो कौन है, कोलाइडल पैलेडियम, ठीक। मतलब पैलेडियम का मोल्टन फॉर्म, पैलेडियम का मोल्टन फॉर्म है ना, पिघला लो उसको तो ऐसा गाढ़ा विस्कस चिपचिपा बन जाएगा। इट इज बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद पैलेडियम, इसके बाद किसकी बारी आती है, पैलेडियम की बारी आती है, फिर बारी आती है प्लेटिनम की, फिर आता है गोल्ड, और फिर आता है निकिल। क्लियर है बात, ठीक। तो ये है भैया डिफरेंट मेटल्स की एडजॉर्प्शन पावर, ठीक है भाई। और किसी के मन में कोई दुविधा तो नहीं है, नहीं तो अब नोट्स बना लें, बहुत हो गई। या ठीक, सस्ता आइटम है कि नहीं, तो सस्ता आइटम है इसलिए अपन ने निकिल ले लिया, ढेर सारी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है कि नहीं। प्लेटिनम ले लेंगे तो 1000 रुपए किलो बिकेगा डालडा ठीक है। चलो शुरू करो, डालिए हेडिंग, डालिए, साइड में डलती है इसलिए साइड हेडिंग कहलाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। फर्स्ट, प्योर हाइड्रोजन इज कलरलेस,
ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, मैथ्स वाले लेस कॉमन ले सकते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, गैस, गैसलेस मत कर देना, गैस, ठीक है। नेक्स्ट वेरी लेस soluble in water, very less soluble in water, that's why collected by downward displacement of water, that's why collected by downward displacement of water, okay। next लिखे, it is highly combustible, in nature, catches fire in air, and form H2O, ठीक है। नेक्स्ट, it is neutral towards litmus, highly combustible in nature and क्या बोला था आगे? नहीं, हाईली कंबस्टिबल के आगे क्या बोला था? एंड कैचेस फायर इन एयर एंड फॉर्म H2O। अब ये मत बोलना H2O बनता है तो आग बुझ क्यों नहीं जाती, ठीक है। ऐसे भी वो आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ लेती मतलब ऑक्सीजन के साथ ही आग पकड़ रही होगी ना। क्या बताया भाई, सोडियम को पानी के अंदर डाला अपन ने, पोटेशियम को पानी के अंदर डाला, है कि नहीं, ठीक। तो ठंडे पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते नहीं करते, और वो हाइड्रोजन क्या करती है, आग पकड़ लेती है कि नहीं। ऐसे करवाना है आपको तो फिर इलेक्ट्रिक आर्क देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक आर्क में H2+O2 गिव्स H2O बनता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मली भी तो हाइड्रोजन आग पकड़ लेती नहीं पकड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत जंग से, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, आप एक काम करो, ये रिएक्शन लिख लो सीधे, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, नेक्स्ट पॉइंट डाल करके रिएक्शन लिखो, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन प्रेजेंस इन निकिल की गिव्स वेजिटेबल घी, आगे लिखो, रिएक्शन नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन, ये रिएक्शन लिखी, फिर आगे बोल रहा हूं रिएक्शन नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल और हार्डनिंग ऑफ ऑयल, ठीक है। चलिए यूजेस लिखिए हाइड्रोजन के, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन,
अब कहीं डाई हाइड्रोजन लिखा हुआ जाए तो टेंशन मत ले लेना, है ना। लिखिए यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में फर्स्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ many unsaturated compounds, hydrogenation of many unsaturated compounds. Next, in synthesis of petrol, आर्टिफिशियली पेट्रोल बनाना सीखेंगे हम लोग ट्यूसडे को, ठीक। इन सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल आप लोग भी सीख लेना भैया, बहुत महंगा हो गया है, घर में बनाओ सुबह गाड़ी चलाओ। नेक्स्ट लिखिए ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च ब्रैकेट में लिख लो 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस। मालूम नहीं यार क्या बोला, सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल, सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल है ना। हाँ और क्या बोला मैंने, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च 2500 डिग्री सेल्सियस एंड एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च 4000 डिग्री सेल्सियस। पहला मैंने कहा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च 2500 डिग्री सेल्सियस एंड एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च 4000 डिग्री सेल्सियस used for cutting and welding। कटिंग से यहां पे मतलब कटिंग है ना। used for cutting and welding of metals। याद आ रहा है? बहुत सी चीजें काटते हैं हम लोग, कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। बस करो, चलिए हेडिंग डालिए हाइड्राइड्स, सटा सट करना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के करना। हाइड्राइड्स लिखे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन are called hydrides। Binary compounds of hydrogen are called hydrides। ठीक है, एरो बना के लिखे these are of following three types, these are of following three types। फर्स्ट साइड हेडिंग डालिए आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड, सलाइन को अंडरलाइन करना, आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड रेड कलर रखा करो जरा, नोट्स जैसे बनाओ, सारी हेडिंग रेड कलर से डाला करो, हैं? आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड लिखिए metals of first and second group, metals of first and second group form ionic hydrides,
ionic hydrides. Metals of first and second group form ionic hydrides, स्मॉल ब्रैकेट में लिखिए, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम के हाइड्राइड में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी उसको आयोनिक हाइड्राइड कंसीडर किया जाता है, लेकिन बेरिलियम तो प्योरली कोवेलेंट ही बनाता है। ठीक, तो एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, एरो बना के लिखिए। दीज आर नॉन वोलेटाइल non conducting crystalline solids, ठीक है। जी, नेक्स्ट एरो का साइन बना के लिखिए। दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग इन नेचर, these are strong reducing in nature, on heating, कंटिन्यू करना उसी में, on heating decompose and release hydrogen, on heating decompose and release hydrogen, ठीक है। एरो बना के लिखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए। ऑन मूविंग डाउनवर्ड their thermal stability decrease, समझ रहे हो इसका मीनिंग? ऑन मूविंग डाउनवर्ड देयर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे नीचे की ओर जाओगे ग्रुप में, वैसे वैसे ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ऑल आर वाटर soluble and reacts explosively with water, ठीक है। ये रिएक्शन बाद में लिखेंगे। रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विथ वाटर, इन्वर्टेड कॉमा में कंटिन्यू करना, इसी के आगे। And the fire produced during this reaction, cannot be extinguished by CO2, as it get reduced by metal hydride, so only sand is useful, इस लंबे चौड़े स्टेटमेंट का मीनिंग समझिए। ये रिएक्शन लिखिए पहले, तो कहां घूम गई, ये रही। NaH plus H2O gives NaOH plus H2, ये रिएक्शन लिखिए। हरि बोल।
NaH plus H2 gives NaOH plus H2 लिखा। अब सुनो बात को, फायर एक्सटिंग्विशर आपने नाम सुने हुए? तो फायर एक्सटिंग्विशर जनरली क्या होते हैं, फोमी मटेरियल होते हैं, झाग वाले मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, ढेर सारा झाग प्रोड्यूस करते हैं, साथ में CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो वो करते कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, आग के ऊपर एक लेयर बना देते हैं और उसका एयर के साथ कांटेक्ट क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो एयर के साथ कांटेक्ट रुक जाता है तो चीज जो है जलना बंद हो जाती है। हालांकि हर चीज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ आग ऐसी रहती कि कितना ही फोमी मटेरियल डाल लो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार जल गए तो जल गए वो, है ना। खैर छोड़ो। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, यहां पर कहानी यह है कि CO2 की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आग को बुझा दिया करते हैं, है ना। इवन जो आपका बेकिंग सोडा है ना, ठीक, या वॉशिंग सोडा है, इसका भी यूज हम कर सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि भी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2। हाँ जी, लेकिन इस रिएक्शन अब आ रही है, अब आ रही, चलो तो फिर ठीक। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसकी आग जो है वो CO2 से नहीं बुझ पाती, क्योंकि यदि आपने CO2 वाला कोई मटेरियल डाला तो ये मेटल हाइड्राइड जो है वो CO2 से भी रिएक्ट करना चालू कर देते हैं, CO2 से भी रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक, तो फिर बस एक ही उपाय बचता है और वो होता है रेत। ठीक, रेत डालनी पड़ती है ना। बहुत सारे हम लोग जाते होंगे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, आप देखते होंगे एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है दीवार पे और वहां नीचे एक छोटी सी बाल्टी में रेत रखी रहती है। तो वो मजाक है, अपने साथ ही मजाक है, इतनी सी बाल्टी में इतनी सी रेत है, क्या कर लोगे, कहां डालोगे उसको, है ना, या फिर ऐसे मुट्ठी में ले जाके यूं छू कर दोगे। खैर, तो ऐसा होता है रेत से बुझाने का उसको, है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, on electrolysis these hydride release hydrogen at anode, रिलीज हाइड्रोजन एट एनोड। ठीक, ये वाली रिएक्शन लिख लीजिए, पूरा लिखना हो तो पूरी। NaH इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, Na पॉजिटिव एंड H नेगेटिव बना है इसके अंदर। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड क्या है, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है ना यार। तो आयोनिक कंपाउंड तो सॉलिड ही होते हैं ना। हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए और खत्म करते हैं आयोनिक को। लिखो, some metal hydride also found in form of complex hydride which act as a strong reducing agent,
in organic reactions, in organic reactions, यहां सुनिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिडक्शन रिएक्शंस आएंगी, और वो रिडक्शन रिएक्शन ऐसा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी नहीं होती, वो कुछ अलग टाइप की होती हैं। तो वहां एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लेंगे, जैसे मान लो LiAlH4। अब LiAlH4 का नाम क्या होता है? LiAlH4 का नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को यूज करने रहेंगे, ठीक। एग्जांपल नोट कर लीजिए, LiAlH4, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, चलिए हेडिंग वाली है मेटेलिक हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड्स लिखे, these are also known as, these are also known as interstitial hydrides, STITIAL, STITIAL, interstitial hydride, STITIAL, these are also known as interstitial hydride। फिर एरो का साइन बना के लिखिए, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, स्मॉल ब्रैकेट में लो डी ब्लॉक एंड ब्रैकेट क्लोज करके, एंड एफ ब्लॉक मेटल्स and F block metals form such type of hydride, transition metals and F block metals form such type of hydrides, ठीक है, एरो। In transition metals, in transition metals, in sixth group, only chromium form hydride, only chromium form hydride। फिर एरो, metals of 7, 8, 9 group, metals of 7, 8, 9 group not form hydride, not form hydride, and it is known as, hydride gap, G, and it is known as hydride gap, ठीक है। फिर एरो, these hydrides are non-stoichiometric compounds, these hydrides are
नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, पहचानते हो स्टिक्योमेट्री? खूब सारे न्यूमेरिकल करवा चुका हूं। नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स एंड having density less than parent metal, having density less than parent metal, ठीक है? फिर वो गुड कंडक्टर और ये सब तो होते ही हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी शो करते ही हैं, ठीक है ना? आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट मेटल, शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट मेटल। लिख लो पहले जरा, ठीक है? यस। फिर एरो बना के लिखिए। मोस्ट ऑफ द मेटल्स most of the metals adsorb hydrogen, most of the metals adsorb hydrogen on their surface, ऑन देयर सरफेस। इसको ब्रैकेट में आप चाहें तो अकल्शन लिख सकते हैं, वैसे तो 12th क्लास में आएगा अकल्शन। गैस का मेटल के ऊपर जाकर के चिपक जाना अकल्शन कहलाता है, ठीक? मतलब एड्सॉर्प्शन तो है ही, लेकिन एक स्पेशल टाइप का एड्सॉर्प्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? अकल्शन कहते हैं, ठीक? फिर एरो का साइन बना के लिखिए। बेस्ट एड्सॉर्बर, best adsorber of hydrogen gas are, best adsorber of hydrogen gas are। ये ऑर्डर लिखिए और रेड कलर से बॉक्स बना लीजिए। कोलाइडल पैलेडियम, कोलाइडल पैलेडियम, फिर पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, गोल्ड, निक्की, अच्छा अच्छा, ठीक है? चले खत्म करिए। आओ हम सब हेडिंग डालें। कोवैलेंट हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स लिखिए। मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक, मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक एंड वो कौन? वो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑफ एस ब्लॉक, फॉर्म such type of compounds या such type of hydrides, such type of hydrides, ठीक है जी? एरो बना के लिखे। These hydride are simple molecular hydrides, and show
all the properties of and show all the properties of covalent compounds. Show all the properties of covalent compounds. ठीक है, फिर एरो का साइन बना के लिखिए, एरो का साइन बना करके लिखिए एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप elements of 13th group like BH3, ALH3, एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप है ना, वहां पे बोलना था लाइक बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ऐसा बोलना था, BH3 नहीं बोलना था, like boron and aluminium form BH3 and ALH3 type of hydride, BH3 and ALH3 type of hydride. These are electron deficient compounds. These are electron deficient compounds. ठीक है, these are electron deficient compounds. Okay, yes. फिर एरो बना के लिखिए members of 14th group, members of 14th group form hydride in which 8 electrons are present, in which 8 electrons are present, like CH4 SiH4, like CH4 SiH4. These are known as electron exact. यहां थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज इसको दे रहा है, लिख तो लो. These are known as electron exact or इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड. प्रिसाइज मतलब रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच तो इसके बाद वाले होने चाहिए, चलो कोई बात नहीं. दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड. एलिमेंट्स ऑफ 14th ग्रुप फॉर्म हाइड्राइड इन विच 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, CH4 SiH4. These are known as electron exact or electron precise hydride. ठीक है, फिर एरो बना के लिखिए एलिमेंट्स ऑफ, किसको, एलिमेंट्स ऑफ 14th ग्रुप फॉर्म हाइड्राइड in which 8 electrons are present. These are known as electron exact or electron precise hydride. ठीक है, फिर एरो एलिमेंट्स ऑफ 15, 16 and 17th group, element of 15, 16 and 17th group form hydride in which
central atom consists lone pair of electron G, lone pair of electron, these are called electron rich compound. वो PCl5 वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना, ठीक, बस इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं और कुछ नहीं। PCl5 की बात अलग थी, उसमें फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, SF6 में 12 हो गए थे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ठीक। तो ये फिनिश हुआ भैया हमारा हाइड्राइड, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट था। और कुल मिला के आपके चैप्टर के अंदर 3 पोर्शन थे, उसमें से फर्स्ट और सबसे बड़ा पोर्शन खत्म हुआ, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब पढ़ना तो था आज ही, है ना, लेकिन अब मजा नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि गीला गीला पानी है ना, तो हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बड़ा भारी पानी है, तो वाटर भी पढ़ेंगे और साथ में हैवी वाटर भी पढ़ेंगे, ठीक। नॉर्मल वाटर में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा हिंट में आपको दे देता हूं। हार्डनेस सुना है नाम, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ठीक। तो हार्डनेस हमको पढ़ना है एंड ढेर सारी मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी मजा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए बस आज की सभा अपन रोकते हैं, अब अगली क्लास में मुलाकात करेंगे।